हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग, कैसे हो सभी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर फर्स्ट ए। ठीक है, इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। ठीक है, जैसे आपको नाम से पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी, है ना। इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट की बात होगी। स्टैटिक मींस एट रेस्ट। ठीक है, एट रेस्ट पोजीशन। ठीक, तो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। फर्स्ट चैप्टर है बिल्कुल क्लास ट्वेल्थ का। ठीक है, तो पहले कुछ हम बढ़िया बढ़िया सी एग्जांपल ले लेते हैं, ता जो आपका जो इंटरेस्ट है वो इसमें बन जाए कि चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसकी आप डेली लाइफ में कौन कौन सी एग्जांपल है जो वो आप देखते हो। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि जैसे मान लो कोई जब ड्राई सीजन है, आप स्वेटर उतार रहे हो या कुछ भी, आप किसी सिल्क के क्लॉथ के साथ आपका हैंड टच हो गया, तो आपको स्पार्क और हियरिंग ऑफ क्रैकल साउंड आपको दिखती होगी या सुनती होगी। ठीक है, आपको जैसे मान लो आप डार्क रूम में हो, सिल्क क्लॉथ के साथ आपका हैंड रब हो गया, तो आपको एक स्पार्क नजर आती होगी। ठीक है, तो वो क्यों, कैसे प्रोड्यूस हो रही है, उसके बिहाइंड क्या जो लॉजिक चल रहा है। ठीक है, वो कौन डिस्क्राइब करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज करता है। तो और भी कई सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे आपने फील किया होगा कि इलेक्ट्रिक शॉक फील किया होगा। जैसे आप मान लो कोई भी बंदा है, वो चल के आ रहा है, काम करके आ रहा है, कुछ कोई भी काम करके आ रहा है, अगर आप उसको हल्का सा टच करते हो मान लो, तो वो आपको हल्का सा शॉक फील होगा। ठीक है, तो इसी तरह ये क्यों हो रहा है, इसके बिहाइंड की जो इसकी बिहाइंड थ्योरी है फिजिक्स की, ठीक है, वो किसके कारण है? दैट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। तो इस टॉपिक को हम पूरे ब्रीफली आज स्टडी करेंगे। ठीक है, चार्जेस कितनी प्रकार के होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कौन सा होता है, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक मतलब हर टॉपिक वाइज चलेंगे हम। ठीक है, टॉपिक वाइज, चाहे टाइम लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन हर टॉपिक आपको क्लियर होगा। ठीक है, सो बने बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। ठीक है, सुनते जाइए लेक्चर को। तो और भी एग्जांपल हैं इसकी। जैसे आपने देखा होगा कि मान लो कोई भी पेट्रोल का कंटेनर है, ठीक है, रोड के ऊपर जा रहा है, तो उसमें भी आपको पीछे स्लोगन वगैरह जो आपको देखने को मिलेंगे कि है ना, गैप मेंटेन करके रखें। ठीक है, वो क्यों लिखा गया होता है गैप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक्सीडेंट हुआ तो आग लग जाएगी, वो भी हो सकता है, लेकिन उसका मेन रीजन यही है कि जो जो भी ऑयल टैंकर है, ठीक है, उसमें क्या भरा हुआ है? ऑयल भरा हुआ है पूरे का पूरा। ठीक है, जो भी मान लो ये ऑयल टैंकर है, ये जा रहा है रोड के ऊपर, इसमें क्या भरा हुआ? ऑयल। अब जो ऑयल है वो स्टेबल तो रहने वाला नहीं है। ठीक है, वो क्या कर रहा है? लगातार इसमें इसमें क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है इसमें। और उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, जो भी है, उनमें क्या है? लगातार क्या हो रही है? आपस में फ्रिक्शन हो रही है। और उस फ्रिक्शन की वजह से ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है? चार्ज हो चुके होते हैं। क्या हो चुके होते हैं? चार्ज। तो अब एक ये सारे चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं। मान लो कोई भी व्हीकल इसके पास से गुजरा और इसको टच कर गया। ठीक है, हालांकि वो भी मोशन में है, लेकिन उस इसके कंपैरिजन इसमें जो चार्ज है इस बॉडी में, वो क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आएगा, तो ये जो चार्जेस स्टेबल है, ठीक है, मतलब इस बॉडी के अंदर है, वो क्या होगा? एक रिएक्शन में आ जाएंगे और इसमें क्या हो सकता है? ब्लास्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो यही मेन रीजन है कि इसके ऊपर वो स्लोगन वगैरह लिखे होते हैं, आपने देखा होगा कि इसे गैप मेंटेन करके रखिए। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ? आजकल जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इस जो ये स्टैटिक चार्जेस हैं, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या किया जाता है? जो गाड़ी के टायर्स हैं ना, इसमें क्या क्या मिक्स कर देते हैं? कार्बन। ठीक है, कार्बोनाइट मिक्स कर देते हैं, ताकि जो ये चार्जेस हैं वो क्या हो जाएं? न्यूट्रलाइज हो जाएं, और कोई भी इस तरह की जो दुर्घटना है वो ना हो। ठीक है, तो आगे हम, ये तो थी इसकी कुछ एप्लीकेशंस जिसमें हम चार्ज को देखते हैं डेली लाइफ में क्या हो रहा है। ठीक है, so the reason for these experiences is discharge of electric charges through a
बॉडी, ठीक है, विच वर accumulated due to rubbing of insulating surfaces। क्यों क्यों होता है ये? क्योंकि ये देखो, ये सारा ट्रक का जो बॉडी है ये आयरन या किसी इंसुलेटिंग मटेरियल की बनी होती है। अब जैसे ही ये लगातार इसमें हिल रहा है तो इन दोनों के बीच में क्या होगी? फ्रिक्शन होगी। फ्रिक्शन के कारण इसमें क्या प्रोड्यूस हो गया? चार्ज प्रोड्यूस हो गया। ठीक है। तो ये सारा कुछ किसके कारण हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के कारण। क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये रेस्ट में थे ना, जब ये चलने लगा तो इसमें मोशन होने लगा पार्टिकल्स में। जैसे ही ये मोशन होने लगा तो इस बॉडी के साथ इनकी पार्टिकल्स की फ्रिक्शन हुई। फ्रिक्शन के कारण क्या प्रोड्यूस हुआ? चार्ज। और पहले तो ये रेस्ट में था, चार्ज एट रेस्ट। ठीक है। जैसे ही इसमें चार्ज प्रोड्यूस हुआ तो एक इसको इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? मतलब क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। मतलब इसके बीच में क्या प्रोड्यूस हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस प्रोड्यूस हुई। ठीक है। तो नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल इसकी और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी मेरे पास क्या है, कोई ग्लास रॉड है। ठीक है। क्या है? ग्लास रॉड है। अब मेरे ख्याल से आपको इसकी डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मतलब इतना पहले देखो, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस। ठीक है। इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस एंड स्टैटिक मीन्स at rest, at rest। So when charge is at rest, then what will happen? तो उस चीज को हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो एक और इसकी हम एग्जांपल लेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी ग्लास रॉड है। ठीक है। जब उसको हम किसी भी सिल्क की क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो क्या होगा? ग्लास रॉड एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग। ठीक है। उसमें क्या आ जाएगी? अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी आ जाएगी, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है। किसी भी लाइट ऑब्जेक्ट को। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये क्या है? एक ग्लास रॉड है। ठीक है। मैंने इसको क्या किया? एक सिल्क के क्लॉथ के साथ, ये मेरा है सिल्क का क्लॉथ। ठीक है। ये है ग्लास रॉड। मैंने इसके साथ इसको क्या किया? रब किया। ठीक है। जैसे ही मैंने इसको इसके साथ रब किया तो क्या होगा? पहले इसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे, प्रोटॉन्स थे, न्यूट्रॉन्स थे, वो किसमें थे? ठीक है। इसमें थे रेस्ट में। अब रेस्ट में आइए। जैसे ही मैंने इसको इसके साथ रब किया तो क्या हुआ? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ? इसमें चार्ज प्रोड्यूस हो गया। कहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस होगा? जितना 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 पोर्शन हम इसके साथ रब करेंगे उतने उतने पोर्शन को। ठीक है। पूरी पूरी रॉड के ऊपर नहीं होगा, जितना पोर्शन हमने इसके साथ रब किया, क्योंकि उतने उतने जो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और बॉडी के मॉलिक्यूल्स थे वो इसके कांटेक्ट में आए और फ्रिक्शन इतने इतने पे हुआ और उतने के ऊपर हमारे जो चार्जेस हैं वो क्या हो जाएंगी? लूज हो जाएंगे। और इसकी वजह से इसमें क्या प्रॉपर्टी आ जाएगी? ग्लास रोड में क्या प्रॉपर्टी आ जाएगी? अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाएगी। किसी भी स्मॉल स्मॉल मान लो पीसीज है, मान लो पेपर पीसीज हो गए, यहाँ पे पेपर पीसीज पड़े हैं, अगर इसको आप इसके पास लेके जाओगे तो ये इसको क्या करेगा? ग्लास रोड अट्रैक्ट करेगी अपनी ओर। ठीक है। तो इसी तरह ही जैसे मान लो कोई सूखे पत्ते होंगे या कोई डस्ट पार्टिकल्स होंगे, वो भी ग्लास रोड की तरफ क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। तो इसको हम अब ग्लास रोड को क्या बोलेंगे? जैसे इसको रब किया, अब ग्लास रोड क्या होगी? हमारी इलेक्ट्रीफाइड होगी, मतलब चार्ज हो गई। ठीक है। अब हमारी ये ग्लास रोड क्या होगी? इसके ऊपर कोई ना कोई पॉजिटिव जो चार्ज है, मान लो इसके ऊपर हमने रब किया, सिल्क के ऊपर, इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। जितना जितना पोर्शन हमने क्या किया? रब किया। अब इस ग्लास रोड को पूरी को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रीफाइड। इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रोड। ठीक है। इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रोड बन गई। तो सिमिलरली a plastic comb gets electrified on passing through dry hair। जैसे ही आप मान लो मेरे पास कोई कॉम्ब है, मैं अपने ड्राई हेयर में, ठीक है, तेल नहीं लगा मान लो बालों में, तो उसमें हम कॉम्बिंग करते हैं तो हमारे जो कॉम्ब है वो भी क्या हो जाएगा? चार्ज्ड ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, उसके ऊपर भी चार्ज आ जाएंगे। ठीक है। तो द मेटेलिक बॉडी, जैसे और एग्जांपल देते हैं हम, द मेटेलिक बॉडीज ऑफ कार एंड ट्रक्स आल्सो गेट्स चार्ज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम एंड एयर रशिंग पास्ट देम। ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है?
एग्जांपल्स हैं इसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की। तो दिस चार्ज बीइंग लार्ज कैन प्रोड्यूस इवन अ स्पार्क। अगर ये ज्यादा अमाउंट में स्पार्क प्रोड्यूस हो जाए, सॉरी चार्ज प्रोड्यूस हो जाए बॉडी के ऊपर किसी भी, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्पार्क। जैसे मैंने पहले एग्जांपल आपको बताई है कि मान लो आपने कोई भी वुलन क्लोथ्स जब आप पहनते हो, तो जैसे ही आप उसको उतारते हो तो आपने स्पार्क नोट किया होगा, ठीक है। तो वो स्पार्क क्यों आपको दिखती है, क्योंकि उस टाइम जो है उसके ऊपर जो चार्ज है वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। तो जैसे ही लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होगा तो आपको वो दिखेगा। तो समटाइम्स जो ये स्पार्क है, अगर जैसे मान लो कोई गाड़ी जा रही है और उसकी जितनी ज्यादा बॉडी बड़ी होगी उतना ही ज्यादा एयर की फ्रिक्शन के साथ मान लो उसमें क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो उस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, कुछ बॉडीज जैसे है, मान लो जैसे ट्रेन है, ट्रेन की कितनी बड़ी हमारी कितनी लंबी ट्रेन होती है ना, 10-10 डिब्बे भी होते हैं। जैसे मान लो बसेज होगी, बड़ी बसेज होगी, उसमें भी आजकल बसेज में तो चलो टायर्स में कार्बोनेट डाल देते हैं कि जो अगर चार्ज प्रोड्यूस भी हो एयर की फ्रिक्शन के कारण तो वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, अर्थ में चला जाए, है ना। तो जैसे ट्रेन है, अब ट्रेन कितनी बड़ी है, जैसे ही वो रेल से गुजरती है तो रेल के में और टायर के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। उस फ्रिक्शन की वजह, और उसके विद रिस्पेक्ट टू एक और है एयर फ्रिक्शन, उसकी वजह में पूरी ट्रेन में आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा जो है वो चार्ज प्रोड्यूस होता होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ, कितना ज्यादा प्रोड्यूस होता होगा और कितनी लंबी ट्रेन है। अगर इतना ज्यादा चार्ज उसको न्यूट्रलाइज ना किया जाए तो क्या होगा, जितने भी पैसेंजर्स बैठे हैं वो क्या हो जाएंगे, उनकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो रेल लाइंस होती हैं, उन पूरी रेल लाइंस को हर 10 मीटर और 100 मीटर के बीच में वो क्या किया होता है, उनको अर्थ किया होता है। वो इसीलिए अर्थ किया होता है कि पूरी पूरी जो ट्रेन है उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कॉन्टिन्यूसली जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम क्या कर सकें, न्यूट्रलाइज कर सकें, ठीक है। तो पहले एग्जांपल बताने का मेरा यही पर्पज है आपको, कि आपका इंटरेस्ट बन जाए चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट बनाई रखिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इंटरेस्ट लूज मत होने देना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं इसकी डेफिनेशन। अगर आपने लिखनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की तो आप लिख सकते हो कि दैट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो टॉपिक है दैट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है। इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है दैट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, that is the branch of physics which deal with the इसके साथ डील करेगी विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है। जब चार्जेस किस में होंगे, रेस्ट में होंगी। अब उसके बाद हम बात करेंगे द फोर्सेस बिटवीन द स्टैटिक चार्जेस, ठीक है। फील्ड्स एंड पोटेंशियल ड्यू टू दीस चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब मान लो अब दो चार्जेस हैं, मान लो पहले हम रॉड और उसकी सिल्क की एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारी ग्लास रॉड है और ये हमारा कपड़ा है सिल्क का, ठीक है। जैसे मैंने इसको इसके साथ रब किया, इसके ऊपर क्या चार्जेस आ गए, ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गए। इसके विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, इसमें फ्रिक्शन की वजह से इसमें कौन से चार्ज आ गए, ये आ गए। अब ये भी बताएंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिफरेंशिएट होगा, ठीक है, अलग अलग कैसे हैं ये। जैसे मैंने इसको रब किया इसके साथ तो क्या हुआ, जो इसमें स्टैटिक चार्ज थे वो क्या हुए, चार्ज हो गए, ठीक है। जैसे ही ये इलेक्ट्रिक चार्ज हुए तो इनकी वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, एक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, फील्ड। जैसे मैंने इतना इतना पोर्शन रब किया, अब इतने पोर्शन के चारों ओर एक क्या होगा, फील्ड जनरेट होगा,
कैसे? अब देखो, मान लो एक कागज का टुकड़ा यहाँ पड़ा है और ये यहीं का यहीं है। अब इसको यहाँ से ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे ही मैं इसको उठा के इसके पास लेके गया, मान लो अभी भी यहाँ पे कुछ ना कुछ गैप है, लेकिन इस रॉड ने इसको क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, विद सम गैप। अब यहाँ इतने गैप में तो इसने इसको अट्रैक्ट नहीं किया, लेकिन इतने गैप में इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये जो इसका इन्फ्लुएंसिंग एरिया, मतलब इस चार्ज की जो कि बोल सकते हैं क्षमता, ठीक है, उसके इर्द गिर्द कितने एरिया में, तो उस एरिया को आप क्या बोलते हो, फील्ड। ठीक है, फील्ड। और जितनी दूरी से इसको खींच रहा है वो इसकी क्या होगी, पोटेंशियल होगी। ठीक है, पोटेंशियल होगी ड्यू टू दिस चार्ज। इस सभी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ये प्रोड्यूस हुआ सारा कुछ। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या जो इसमें प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, जो इसमें चार्ज प्रोड्यूस हुआ। So electric charge is a characteristics that accompanies fundamental particles but wherever they exist। ठीक है, कोई भी पार्टिकल्स है हमारा, पॉजिटिव पार्टिकल्स हो सकता है, नेगेटिव पार्टिकल्स हो सकता है, डस्ट पार्टिकल हो सकता है। ठीक है, अगर उन पार्टिकल्स को वो इकट्ठा कर देता है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज अगर उन पार्टिकल्स को इकट्ठा, जो जिसमें क्या क्षमता हो, इकट्ठा होने की क्षमता हो, तो एक जगह इकट्ठा हो जाएगी। चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव है, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव है। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव है दोनों, चाहे वो दोनों नेगेटिव नेगेटिव है। अगर ये एक दूसरे की और आ रहे हैं या एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अगर इनमें ये चीज है, ये करेक्टरिस्टिक्स है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज इज समथिंग पोसेस्ड बाय मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। चार्ज किसमें होगा, मान लो कोई भी बॉडी है इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, मान लो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, या कोई कोई भी मोबाइल फोन है, कोई भी आप बॉडी ले सकते हो, हर बॉडी में कुछ ना कुछ जो चार्ज की प्रेजेंस होगी। क्यों होगी, क्योंकि किसमें चार्ज होगा, जिस बॉडी, कोई भी बॉडी है अगर उसका मास है, ठीक है, ठीक है, मास है जिसको हम वेट कर सकते हैं, उसमें जो चार्जेस होंगे ही होंगे। इसके विद रिस्पेक्ट टू, मान लो एयर भी है, अब वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल से बनी हुई है। डस्ट पार्टिकल्स हो गए, है ना, सिल्ट पार्टिकल्स हो गए, काफी सारे पार्टिकल्स हैं। अब उसमें भी पार्टिकल्स आ गए तो एयर में भी क्या होगा, क्या होगा, चार्जेस होंगे। ठीक है, तो देयर आर मोस्ट कॉमन एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जो मोस्ट कॉमनली हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, जो मोस्ट कॉमनली पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये तीन हम ये पढ़ते हैं। अब आगे भी कई इन्वेंशन हो गई हैं, पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा भी, है ना, काफी आ गए हैं, न्यूट्रॉन्स भी आ गए हैं, और भी कई टाइप्स के आ गए हैं। ठीक है, लेकिन हम जो पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, वो ये तीन मेन कॉमन है। ठीक है, अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसकी क्या वैल्यू होगी, 9.1094 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो इसकी क्या वैल्यू होगी, ये कुछ ये हमें याद रखनी पड़ेंगी वैल्यूज। ठीक है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें याद रखनी पड़ेंगी। सो इसको माइंड में रखिएगा, 10⁻⁻27 kg। ठीक है, उसके बाद आ गया मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये क्या है, 1.674 इंटू 10⁻⁻27।
केजी। ओके, तो ये वैल्यूज हमें सभी की सभी वैल्यूज याद रखनी है, ठीक है, माइंड में। तो अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका मास होने के कारण ये जो है बॉडी पार्टिकल्स, या आप बोल सकते हो जिसका भी मास है, वो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। किसकी वजह से अट्रैक्ट करेगा? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि मान लो हमारा सिस्टम है जो, इसमें अगर कोई भी जिस बॉडी का मास है, अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, तो वो किसकी वजह से कर रही है? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करेंगे? अट्रैक्ट अनदर इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर विद अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। मान लो अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हम ले लें, ठीक है, टू इलेक्ट्रॉन्स ले लें, कितने डिस्टेंस के ऊपर? 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर, तो इसमें कितनी फोर्स जनरेट होगी? हम इस बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि मान लो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अब दोनों ऑब्जेक्ट्स में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, प्रोटॉन्स भी होंगे, लेकिन हम फर्स्ट जो assumption मान के चल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं जिनका मास है, ठीक है, क्योंकि हमारी सिस्टम है तो ऑब्वियसली बात है मास उसका होगा, ठीक है, जो ग्रेविटेशन एरिया में, तो उसमें फोर्स कितनी जनरेट होगी, उस फोर्स की हम उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मान लो हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमारे हमारे पास ये वैल्यू है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, इधर ये वाली। तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा? फोर्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, कैपिटल जी, m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। अब इसमें ये क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। हम अपने सिस्टम की बात कर रहे हैं, अर्थ सिस्टम की बात कर रहे हैं कि अगर हमने अर्थ के ऊपर क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स किसकी? दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या फोर्स है, तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें जो जी है, दैट इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं या कोई भी पूरी फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ हम वैल्यू कांस्टेंट मान के चलते हैं। क्यों क्यों कांस्टेंट मानते हैं? जैसे मान लीजिए आप अपनी चेयर के ऊपर बैठे हो, ठीक है, अभी बैठे हो, चाहे आप चल रहे हो, लेकिन आपकी जो बॉडी है वो किसी ना किसी बॉडी के विद रिस्पेक्ट टू क्या होगी? कांस्टेंट होगी, रेस्ट में होगी आपकी किस बॉडी पूरी। मान लो आप बस में जा रहे हो, बस में बैठे हो, लेकिन आप बस के विद रिस्पेक्ट टू आप क्या हो? कांस्टेंट हो, ठीक है, आप रेस्ट में हो, लेकिन बस मूव कर रही है। अब देखो आप चेयर पे बैठे हो, आपको लग रहा है कि मैं रेस्ट में हूँ, ठीक है, आपको लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? अर्थ मूव कर रही है, आप विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ क्या कर रहे हो? मूव कर रहे हो। मतलब एक चीज, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, कोई भी चीज चल रही है, उसके विद रिस्पेक्ट टू कुछ ना कोई, कुछ ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो इसीलिए ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया, जैसे हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम ब्रीफ में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। वैसे ही अगर हम इस फॉर्मूले को लिखें तो क्या होता है? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खोलते हैं तो ये क्या हो जाता है? इज इक्वल्स टू में चेंज करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन चेंजेस टू कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। अब इस कांस्टेंट वैल्यू जी की वैल्यू क्या होती है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? हमने क्या निकालना है? दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या निकालना है? फोर्स निकालनी है, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। अब दो इलेक्ट्रॉन्स की क्यों बात हो रही है? मैं एक ही एग्जांपल लेके चलूंगा क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं हो गए, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ वाली। जैसे मान लो मैंने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ क्या किया था? रब किया था, इसके ऊपर क्या आ गए? चार्ज आ गए, ठीक है, ये चार्ज आ गए। अगर इसी तरह मैं क्या करता, मान लो ये ग्लास का मटेरियल था, अगर मैं एबोनाइट मटेरियल लेता, कौन सा? मटेरियल चेंज हो गया। जैसे मटेरियल चेंज होगा तो इस मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर भी चेंज होगा। अब इसको मान लो मैं कैट फर के साथ क्या करता हूँ? कैट फर के साथ क्या करता हूँ? रब करता हूँ। तो इसके ऊपर क्या आएंगे? नेगेटिव चार्ज आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इसकी इस मटेरियल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग है, ठीक है। ये तो मटेरियल है, मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती है।
जैसे प्लास्टिक की अलग होगी, ग्लास की अलग होगी, सिल्क की अलग होगी, है ना, डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि उनमें क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उनकी वजह से उनकी करेक्टरिस्टिक्स भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो हम इसमें क्या लेंगे, एबोनाइट रॉड, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसमें समझाना आपको मेरे लिए इजी हो जाएगा। इसके ऊपर क्या प्रोड्यूस होते हैं, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, जैसे हम कैट फिल के साथ उसको रब करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या निकालना चाहते हैं, अब ये सारा एक्सपेरिमेंट किस में हो रहा है, ये पूरे का पूरा एक्सपेरिमेंट किस में हो रहा है, अर्थ के ऊपर हो रहा है मान लो। अब अर्थ के ऊपर हो रहा है तो अर्थ में क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स। अब ये ग्रेविटेशन फोर्स इसके ऊपर क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है, ये जो सारा प्रैक्टिकल चल रहा है इसके ऊपर, इसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मास होता है, अगर कोई भी ग्रेविटेशनल एरिया में कोई भी दो मासेस, ठीक है, किसी सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर है, तो उनके ऊपर कौन सी फोर्स लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। और इसी फोर्स से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना लग रहा है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इस कार्बोनाइट रॉड के ऊपर प्रोड्यूस हो रहा है, इसके ऊपर कितना लग रहा है, ठीक है। तो वो फोर्स की हम वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6.67 इंटू 10⁻11। देन m1 की वैल्यू और m2 की सेम रहेगी, क्योंकि हम इसमें इसमें क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मास ले रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जो m1 m2 है, इसको क्या बोलोगे कि ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दो बार ही आएगा, क्योंकि m1 m2 हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये है, एक इलेक्ट्रॉन मेरा ये है, मतलब मास वन मेरा ये है, और मास टू मेरा ये है। ये मान लीजिए एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर पड़ा है, कितना डिस्टेंस है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर पड़ा है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या फोर्सेस जनरेट होगी, वो फोर्स हम निकाल रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, दो के क्यों, क्योंकि हम टू बॉडीज को आपस में क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो इसकी वैल्यू पुट कर दो, कितनी है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, 9.10 इंटू 10⁻51, ठीक है, अपॉन आर स्क्वेयर इज, ये हमारा डिस्टेंस, आर क्या है, सेंटर टू सेंटर, ये क्या होता है हमारा, डिस्टेंस होता है, एक मास के सेंटर से दूसरे मास के सेंटर तक का डिस्टेंस आर, और इसका क्या करते हैं हम, स्क्वायर, ठीक है। तो सेंटीमीटर को हम क्या कर लेंगे, मीटरों में कन्वर्ट, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, जैसे क्योंकि ग्रेविटेशन है, ठीक है, इसलिए हम ग्रेविटेशन फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको ऊपर ले जाओ, 10⁻⁴ क्या बन गया, -2 बन गया, तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू, ठीक है, ये बन गया। ये हमारी आर की वैल्यू आ गई, मतलब ये हमारी क्या है, आर की वैल्यू आ गई। तो इसमें आर में पुट कर देंगे हम 10⁻⁻2, और आर की स्क्वायर थी, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप जिस जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो हमारे पास क्या आ गया, फोर्स आ गई, ठीक है। हमारे पास क्या आ गई, कितनी, इसको कैलकुलेट करके देख लेना, ये वैल्यू आएगी 5.5 इंटू 10⁻⁻67 न्यूटन। तो ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। So however, an electron repels another electron at a distance of 1 centimeter. So that's why इस फोर्स के साथ जो ये हमने कैलकुलेट किया है, ये फोर्स के साथ जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन वन और ये इलेक्ट्रॉन टू, इस फोर्स के साथ, इस वैल्यू के साथ एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और दिस फोर्स इज कॉल्ड, क्या करेंगे, इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये फोर्स किसकी, अब चार्ज की, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने फॉर्मूला तो ग्रेविटेशन का उठाया, लेकिन आपने क्या किया, फोर्स, आप इलेक्ट्रिक फोर्स बता रहे हो। ये इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि जो हम ये एक्सपेरिमेंट किया हमने एबोनाइट रॉड वाला, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गए, कैट फर के ऊपर जब हमने इसको
रब किया, ठीक है। ये क्या है, अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे और इसमें थे, दोनों चार्जेस रेस्ट में कुछ थे, जैसे ही हमने फ्रिक्शन किया तो चार्जेस इसके ऊपर नेगेटिव अकोमुलेट हो गई, मतलब ये चार्ज बॉडी बन गई, ठीक है। ये किस में हो रहा है, ये पूरा जो ये, ये एक्सपेरिमेंट है, ये किस फील्ड में हो रहा है, इसके विद रिस्पेक्ट टू एक और फील्ड है, जो कौन सा फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड में हो रहा है, ठीक है। वो भी अपने जो ग्रेविटी है उसमें भी कुछ ना कुछ फोर्सेज हैं, उसका इम्पैक्ट भी इसके ऊपर पड़ रहा है, इसीलिए ये जो एबोनाइट रॉड है, जैसे ही हमने इसके साथ रब किया, इसके ऊपर चार्ज आए आ गए, लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, वो क्या, उसके ऊपर कौन सा एक और फोर्स जो लग रही है बाहर से, ग्रेविटेशन फोर्स की फोर्स के कारण ये चार्जेस धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, लूज होने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब अगेन जो एबोनाइट रॉड है वो क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, उसके ऊपर चार्ज नहीं आएंगे, मतलब कुछ टाइम के लिए ये रहेंगे, ठीक है। मतलब इट्स डिपेंड अपॉन द फ्रिक्शन, कि आपने फ्रिक्शन कितनी टाइम किया, ओके। तो इसी तरह हमने यही कुछ एग्जांपल्स पढ़ी। So this additional property of electron which gives rise to electron force between two electrons, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। So just a masses are responsible for the gravitational force, charges are the responsible for the electric force। So इसीलिए हमने ये ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लिया, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये भी दो मासेस के बीच में जो कुछ डिस्टेंस के ऊपर पड़े हैं, उसमें जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसके विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा चार्ज है उसका भी अपना कुछ ना कुछ मास है, उसमें भी अगर दो चार्जेस के बीच में कोई ना कोई फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वो भी इसी फोर्स के कारण ही प्रोड्यूस होते हैं। जब चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसको हम उस लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बोल देते हैं। जब ग्रेविटेशन के विद रिस्पेक्ट टू कोई फोर्स प्रोड्यूस हो रही है तो उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोल देते हैं, ठीक है। तो ये, और उसके बाद हम बात करेंगे इसी तरह, जैसे ये तो इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल थी, अगर आप प्रोटॉन लोगे पॉजिटिव चार्ज, है ना, तो टू प्रोटॉन्स को अगर आप कुछ डिस्टेंस के ऊपर रखोगे तो क्या होगा, मान लो दो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, ये है एक पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज होगा, एक इसके ऊपर चार्ज होगा, ठीक है। अब प्रोटॉन का भी अपना मास है, ठीक है, इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो, ठीक है। ये एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर पड़े हैं जिसका डिस्टेंस है r, ठीक है। अब इन दोनों प्रोटॉन्स के बीच में भी एक फोर्स प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ये दो प्रोटॉन आए कहाँ कहाँ से, जैसे मान लो वही एबोनाइट रॉड वाली एग्जांपल ले लो, एबोनाइट एक मटेरियल होता है, ठीक है, एबोनाइट रॉड ले लो, ये उसका हो गया। और दूसरा, दूसरा किसका हो गया, मान लो कोई भी हमारे पास कैट फर है, कैट फर, ठीक है, ये ले लो। अब दोनों कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे हों, थे पहले, ठीक है, जैसे ही आप उसको रब करने लगे, ये पास आए आपस में, रब किया, आपको लग रहा है कि वो अटैच है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसमें गैप रहता है, अगर आप प्रिसाइजली उसको देखोगे, ठीक है। जैसे ही वो एक डिस्टेंस के ऊपर उसको लेकर आए, इनको रब किया, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज प्रोड्यूस हुए, जैसे चार्ज प्रोड्यूस हुए तो उनका वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तक इनका और उनके बीच में क्या रहेगा, एक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। उस फील्ड में क्या प्रोड्यूस होगी, एक फोर्स, जिसको हम चार्जेस, अगर मास जो है हमारे पास चार्ज की फॉर्म है तो उसको हम बोल देते हैं, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर जो हमारे पास मास है वो एक बॉडी की फॉर्म में, ठीक है, अगर पूरी होल बॉडी को ले रहे हो, मान लो ये कोई बॉडी है, मास 1, मास 1, और ये कोई दूसरी बॉडी है मास 2, ठीक है, सॉलिड बॉडी की बात कर रहा हूँ, सॉलिड्स हैं दो। तो उस केस में जो आपस में दो, जैसे मान लो मैंने क्या किया है, एक ये हमारी ग्रेविटी है, ठीक है, इसमें से एक मैंने पत्थर उठाया, एक उसको ऊपर मारा, ठीक है, ये हमारा हो गया m2, ठीक है, ये m2 हो गया। अब ग्रेविटी को मान लो m1, जो हमारी अर्थ है पूरी, ये वाली। अब ये m1 मान लो, ये m2 मान लो, मैंने इसको क्या किया, ऊपर मारा, अब इस कुछ हाइट तक तो ये जाएगा, ठीक है, लेकिन जिस फोर्स से मैंने फेंका इसको ऊपर, कुछ हाइट तक जाएगा, जैसे जैसे ये एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये जाके क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जैसे मैंने पहले भी कांस्टेंट की बात की, ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा थोड़ी देर के लिए।
फिर क्या आएगा, वापस आएगा एक फोर्स के साथ। अब देखो, इस अर्थ का एक इन्फ्लुएंस है, ठीक है, फील्ड है, और मेरी फोर्स के विद रिस्पेक्ट मैंने जिस फोर्स से फेंका, और उसी क्या होगा, वो अर्थ ने फिर उसको वापस खींच लिया। मतलब उसमें जो मैंने फोर्स फील की थी, वो अर्थ की ग्रेविटेशन ने क्या कर दी, जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है उसमें वो रिड्यूस हो रही है, जैसे वो यहाँ पे जाके जीरो होगी मेरी अप्लाई की हुई फोर्स, वो फिर बैक कहाँ पे आया, अर्थ के ऊपर आया। ये जो सारा फिनोमेना है, इस यहाँ से लेकर इस फील्ड के दौरान ये जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे, आर। ठीक है, जो यहाँ पे हमने आर लिया, ठीक है, तो इसको आर बोलेंगे। जैसे ही वो एक फोर्स के साथ फिर नीचे आ गया, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि कॉन्टिन्यूसली चार्ज नहीं रहेंगे एक बॉडी के ऊपर से, वो धीरे धीरे लूज करने लग जाएंगे, इस तरह इसकी फोर्स भी लूज करके धीरे धीरे, मतलब अलग अलग टॉपिक अलग अलग है, जो उसका कॉन्सेप्ट है वो सेम ही चल रहा है। ठीक है, इस केस में हम इस फोर्स को, जो ये फोर्स प्रोड्यूस है, इसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशन की वजह से ये सारा कुछ हुआ। अगर हम इस बॉडी, इन दोनों, मान लो मेरे पास दो चार्जेस हैं, मतलब और माइक्रो स्टडी में चले जाते हैं, जैसे हमने कल माइक्रो स्टडी की बात की है ना, माइक्रो स्टडी में चले जाते हैं। माइक्रो स्टडी मतलब इन दो बड़े बड़े सॉलिड पार्ट बॉडीज हैं, जो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उनके उनके पार्टिकल किसी और बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स हैं, इनको उनके साथ जब हम रिलेट करते हैं फोर्सेस, मतलब फ्रिक्शन की वजह से, या कोई टच की वजह से, या कोई कन्वेक्शन रेडिएशन है ना की वजह से, जो इन दोनों के बीच में जो पार्टिकल्स के फ्लो में, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में, ठीक है, जो बिहेवियर में चेंज आता है, वो किसकी वजह से आता है, वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का जो हमारा फॉर्मूला है, वो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, दैट इज सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें ग्रेविटेशन बोल देते हैं, उसमें हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोल देते हैं, बस यही है डिफरेंस। तो नेक्स्ट जो हम कुछ इसमें एग्जांपल्स हैं जो पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। जैसे मान लीजिए, वैसे मैंने इसका काफी जिक्र कर दिया है, आपको पता होगा। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल ये है, मान लो मेरे पास क्या है, कोई भी ग्लास रॉड है। अगर आप ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ के साथ रब करते हो, ठीक है, ये मेरी ग्लास रॉड है, इसको आप इसके साथ रब करोगे, तो क्या होगा, क्या होगा, इसके ऊपर क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इस ये जो चार्ज है, जैसे ही मैं इस ग्लास रोड को रब किया, तो और मैंने इसको क्या किया, क्लोज लेके गया, कोई भी सस्पेंडेड ग्लास रोड है मान लीजिए, ठीक है, एक, इसको तो मैंने इसके साथ रब किया, एक यहाँ पे मैंने क्या किया, थ्रेड के साथ बांध के ग्लास रोड को यहाँ पे सस्पेंड किया, वो लटकाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। अब इसको जैसे मैं इसके पास लेके जाऊंगा, तो क्या होगा, ये क्या करेंगे, क्या होगा, आप मेरे को बताना है, ठीक है, कमेंट में। इसको जब इसके पास लेके गया तो क्या होगा, चलो मैं ही बता देता हूँ। व्हेन अ ग्लास रॉड रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क brought close to suspended glass rod rubbed with silk, then क्या होगा, दे रिपेल, रिपेल करेंगे। ठीक है, पहले नहीं किया, जैसे मैंने इसको रब किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। अब इसमें भी जो चार्ज, ये तो हो गए मोशन में चार्ज, ठीक है, ये चार्ज हो गए। अब इसमें रेस्ट में है चार्ज, लेकिन है पॉजिटिव ही, इसमें भी क्या है, पॉजिटिव है। अब ये मोशन में है, जैसे ही मैं इसके पास लेके गया, तो ये इसके साथ क्या करेंगे, सेम चार्जेस है, बट फिजिकल जो कंडीशन है अभी अलग अलग है। ये रेस्ट में है, ये क्या है, अब इसमें क्या होगा, एक चार्ज प्रोड्यूस होगा, स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होगा, तो इसी की वजह से ये क्या होगा, रिपेल होगा। ठीक है, so when the two pieces of silk cloth with which the glass rod was were rubbed, ठीक है, तो क्या होगा, ऑल्सो रिपेल each other। अब जो मान लो एक, सॉरी, इसको भी हमने रब किया था, मेरे से गलती होगी, इसको भी मैंने सिल्क के साथ रब किया, और इसको भी मैंने रब किया, दोनों को रब कर दिया। अब जब मैं इसको इसके साथ लेके जाऊंगा, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब जे जो कपड़ा इसका सिल्क का था, और जो इसका था, जब मैं इन दोनों को आपस में लेके जाऊंगा, तो क्या होगा, ये दोनों भी आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, थोड़ी यहाँ पे पहले गलती हो गई थी, अब इसको भी पहले रब करेंगे सिल्क के साथ, इसको भी,
अब इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर भी सेम चार्ज आ गया, लेकिन होगा कहाँ पे? जैसे मान लो एक रॉड ये थी और एक रॉड ये थी, अगर हमने इसका एंड इस सिल्क के साथ रब किया और ये एंड इस सिल्क के साथ रब किया, तो ये दोनों रिपेल करेंगे, ठीक है, समझिए। अगर इसके साथ टच करेंगे इसको, तब नहीं रिपेल होगा, फिर अट्रैक्शन होगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक चार्ज किसको किया? इसको किया, ठीक है, ये है। इसी तरह से हम एबोनाइट रॉड की एग्जांपल ले लो। अब ग्लास रॉड में तो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, एबोनाइट जो है वो अलग मटेरियल है। अगर हम एबोनाइट की बात करें तो मान लो ये एबोनाइट रॉड है, इसको हमने क्या किया, कैट फर जैसे मान लो बिल्ली की जो खाल होती है, ठीक है, उसके साथ बोल रहे हैं एबोनाइट रॉड है ये हमारी, क्या एबोनाइट रॉड, हमने इसको इसके साथ रब किया तो इसके ऊपर एबोनाइट का मटेरियल ऐसा होता है कि उसके ऊपर क्या प्रोड्यूस होते हैं, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गए इसके ऊपर, ठीक है। अब एक जो हमारी एबोनाइट रॉड है उसको हमने क्या किया, यहाँ पे कोई भी सिल्क का थ्रेड है उसके साथ लटका दिया, सेम उसी कंडीशन में, ये भी हमारी क्या है, एबोनाइट रॉड, ठीक है, एक फिक्स एंड के साथ। अब हमने क्या किया, इसको भी रब कर लिया कैट फर के साथ, दोनों को। अब दोनों के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से, जब इसको इसके साथ हमने रगड़ा, ठीक है। तो जब हम इसको इसके पास लेके जाएंगे तो इन दोनों में क्या होगा, रिपल्शन, क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब हमने क्या किया, जैसे ही हम जो पहले एक्सपेरिमेंट ग्लास वाला कर रहे थे, हम ग्लास रॉड के ऊपर हमने पहले बोला था कि कौन सा चार्ज है, मैंने अभी बताया आपको, पॉजिटिव। अगर मान लो हम क्या करेंगे, इस ग्लास रॉड को हम अब किसके पास लेके आएंगे, एबोनाइट रॉड के पास लेके आएंगे, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों क्या करेंगे, अब एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो इसमें बेसिकली हमने ये पढ़ा कि जो चार्जेस हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वो रेस्ट में हैं, चार्जेस एट रेस्ट, जब हम उनको स्टडी कर रहे हैं, मतलब एक ग्लास रॉड थी, एक एबोनाइट रॉड थी, उनमें चार्जेस रेस्ट में थे, ठीक है। पहले उन रेस्ट चार्जेस को हमने किसमें किया, मोशन में किया, ठीक है। किसकी वजह से, कौन से एक्सपेरिमेंट किया, जैसे मान लो उनकी रबिंग की हमने, फ्रिक्शन मान लो, फ्रिक्शन की वजह से आ गए, या कोई भी हमने एक्सटर्नल उनके ऊपर एक्शन अप्लाई किया उसकी वजह से आए, ठीक है। तो चार्जेस एट रेस्ट अब उनको पढ़ रहे हैं कि जो रेस्ट में हुए चार्जेस, उनकी क्या एप्लीकेशन हैं, कैसे कैसे डेली लाइफ में हमको विजुलाइज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है ये टॉपिक, ठीक है। तो आप एक ये भी डायग्राम कर सकते हो कि जैसे मान लो ये दो मासेस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेंगे, फिर उसको रिपेल करेंगे। ये दो मास है जिनके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसी तरह जैसे हमने इस केस में किया था कि एक ग्लास रॉड है जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरे एबोनाइट रॉड है जिसके ऊपर क्या है, नेगेटिव है। ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर नहीं जाएंगे जी, ठीक है। ऐसे नहीं बनेगी इसकी डायग्राम। इसकी कैसे बनेगी, मान लो ये पॉजिटिव है, इसने इसको क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, नेगेटिव, ठीक है। तो इस केस में ये डायग्राम बन जाएगी। तो फर्दर, सो लाइक चार्जेस क्या होंगे, रिपेल ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम टू काइंड ऑफ चार्जेस, ठीक है, यहाँ से ये कंफर्म हो जाता है कि जो चार्जेस हैं वो क्या है, दो तरह के हैं। जैसे हमने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ा तो क्या हुआ, ग्लास के ऊपर क्या आ गए, पॉजिटिव चार्जेस आ गए। और जैसे ही हम दूसरी ग्लास रॉड को जिसको सिल्क के साथ हमने रब किया था उसके पास लेके गए तो उन्होंने क्या किया, सेम मतलब अट्रैक्शन किया, ठीक है, अट्रैक्ट हुआ। और इसी तरह हम सिल्क को जैसे ही हम एक दूसरे के पास लेके गए तो क्या हुआ, हमारा अट्रैक्शन हुआ। इसी तरह हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। अब जैसे ही हमने क्या किया, अगर हम आप एंड में जैसे हम कैट फर को रब कर रहे हैं, अगर आप कैट फर को क्या करोगे, सिल्क के पास लेके जाओगे तो क्या होगा,
क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्योंकि देखो, अगर कैट फर को एबोनाइट रॉड के साथ रब कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव प्रोड्यूस हो रहा है, एबोनाइट के ऊपर क्या हो रहा है, नेगेटिव। इसी विद रिस्पेक्ट टू, जैसे मान लो हमारी ग्लास रॉड थी, ग्लास रॉड के विद रिस्पेक्ट टू सिल्क में क्या प्रोड्यूस हो रहा था, नेगेटिव हो रहा था। ठीक है, अब कैट फर को अगर हम इसके पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगी। ठीक है, अनलाइक चार्जेस, अट्रैक्ट अट्रैक्शन होगी। जैसे ही ये अट्रैक्ट हुआ, यहाँ से ये जो है वो क्या हो रहा है, मतलब सेटिस्फेक्शन सेटिस्फाइड हो रहा है कि चार्जेस जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। कोई भी हमारे यूनिवर्स में बॉडी है, कोई भी यहाँ पे बॉडी एग्जिस्ट कर रही है, चाहे वो मटेरियल है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी है, या कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो लाई करता है इसके ऊपर, जो इतने तरह के दो टू टाइप्स ऑफ चार्जेस आते हैं। ठीक है, तो आज हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा, डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, कुछ एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं फिर आऊंगा। इसी चैप्टर का है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। तो इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए सत श्री अकाल, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।